हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं, आज और कल का। और एक बहुत ज्यादा सवाल जो मेरे पास आ रहा था कि सर असर्शन रीजन के क्वेश्चन का क्या करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चनों में से 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन। और मेरे अनुभव और एक्सपीरियंस को देखते हुए जो मैं सैम्पल पर पढ़ रहा हूं, उसे देखते हुए महसूस होता है कि 2 असर्शन रीजन तो आराम से बना लोगे। और 2 असर्शन रीजन के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने डेरिवेशंस करी हुई है, आपने न्यूमेरिकल करे हुए, तो आपको आते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और एक पीडीएफ में आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पड़ी है। उसमें 155 यानी 155 क्वेश्चंस है, वो विद सोल्यूशन है। क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है वीडियो देखने से ज्यादा बेहतर है अपने आप आपको सॉल्व करने का, और उसको सॉल्व करो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो सबसे पहला सवाल जो असर्शन रीजन में आता है वो ये कि सर असर्शन रीजन का सवाल करना कैसे होता है। तो हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजन। तो सबसे पहले तो बेटा जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर बैठते हैं वो कोई नहीं करेगा कि असर्शन और रीजन में क्वेश्चनों में जैसे ही हम लोग असर्शन पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग है, हम पूरे साल में पढ़ते आए हुए और पिछले 5-6 दिन तो हमने बड़ा था, लगातार ही पढ़ा है। तो हमें एक्चुअल में असर्शन पढ़ते पढ़ते ना उसका रीजन दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप जैसे ही असर्शन को पढ़ोगे आपका आपका दिमाग दौड़ाएगा कि हाँ ये इसका रीजन होता है। और फिर उसी मेंटालिटी के साथ, उसी तरीके के साथ अपना रीजन भी पढ़ना शुरू कर देते हो। तो फिर चाहे वो गलत हो सही हो, आपको लगता है हाँ हाँ ठीक तो है, फिर वो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो क्या करें सर। तो आप असर्शन और रीजन को बिल्कुल 2 सेपरेट स्टेटमेंट लेके चलो। मतलब आप दिमाग में बिठा लो असर्शन रीजन। अभी जब आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे पीडीएफ जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी मेंटालिटी और इसी आइडियलिटी के साथ सॉल्व करना है कि भैया असर्शन रीजन तो अलग अलग स्टेटमेंट है, उसी की प्रैक्टिस कर लो। बेसिकली आपको यही कह रहा हूं मैं। और वो प्रैक्टिस जो आप करोगे उससे आपको असर्शन और रीजन अलग अलग पढ़ना सीखना है कि भाई असर्शन अलग है, रीजन अलग है। उसके बाद देखो कि जो आपका असर्शन है उसका जो रीजन है, रीजन यानी कि वाई, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टेटमेंट क्यों सही है या क्यों गलत है। अगर वो आपके रीजन में लिखी है तो डेफिनेटली असर्शन रीजन सही है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वरना हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रीजन गलत हो गया तो सी हो जाएगा, और दोनों गलत हो गए तो ऑफ कोर्स डी हो जाएगा। तो ये तो सर तरीका हो गया। तो शुरू करते हैं सर न्यूमेरिकल्स के साथ, शुरू करते हैं क्वेश्चनों के साथ। पहला सवाल जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है असर्शन रीजन में। असर्शन लिखा है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल सही है सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है कि क्वांटाइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्टेट, माइक्रोस्कोपिक लेवल। आपको याद होगा Q इज इक्वल टू जो N होता है ये सिर्फ तभी तक वैलिड होता है जब आपके N की वैल्यू स्मॉल होती है। अगर N की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, इमेजिन कीजिए, आपको करना क्या है बेटा, देखो आपको ना देखना होता है कि E का मल्टीप्लायर है कि नहीं है। जैसे कि इमेजिन करो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम है। तो आपको दिख रहा है सर ये 2E है। 2E यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 पॉजिट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या तो निकले हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो यहां पे ना क्वांटाइजेशन का मतलब होता है E की टर्म्स में देखो। E बोले तो 1.6 10 टू द पावर -19 की टर्म्स में देखो तो भाई वो तो दिख रहा है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही दिख रहा है बेटा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो नंबर है, ये जो 2 की जगह है, ये 100, ये मान लीजिए 102 की पावर 2 हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर बड़ा हो जाए, है ना भाई। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 10 टू द पावर ये 30 हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 30 हो जाए इनटू 1.6 10 टू द पावर -19 हो जाए। अब इसको सॉल्व करके देखोगे तो ऑफ कोर्स वो, भाई अब मैंने तो अलग अलग करके लिख दिया है, लेकिन अगर ये पूरा सॉल्व करके देखोगे तो पॉजिटिव में पावर आ जाएगी, और फिर पॉजिटिव पावर आ जाएगी तो 10 टू द पावर -19 की टर्म्स में दिखना बंद हो जाता है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको पढ़ सकते हैं, मैक्रो पे हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में, चलो ठीक है। दूसरा कहता है, रीजन क्या कहता है, अब रीजन बोल रहा है कि एक माइक्रोकूलम का चार्ज है, उस पे 10 टू द पावर 16 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जरा चेक कर लेते हैं क्यू का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, एन ही होता है। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू द पावर माइनस आई एम सॉरी 1.6 नहीं, 10 टू द पावर -6 ओनली, बिकॉज ये कितना है माइक्रो है बेटा। और ये कितना है n की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना है 1.6 10 टू द पावर -19। बोलो है कि नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 1.6 10 टू द पावर -19। अभी मैंने कई बार मैथ्स में आपको पढ़ा दिया है कि 1 डिवाइड बाय 1.6 क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1.6 होता है बेटा 0.625। मैथ्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये वाली आपको। और यहाँ पे कितना आ गया 10 टू द पावर 13 आ गया। तो सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर 12, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.2 10 टू द पावर 12। तो ये तो गलत बता रहा है भाई, इतना थोड़े ना, नहीं नहीं गलत है ना ये, इतना थोड़े ना। 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर 16 टाइम्स नहीं है, वो इतने टाइम्स है
है ना, तो ये गलत है। तो यानी असर्शन क्या है बेटा, ट्रू है। रीजन क्या है सर, गलत है। रीजन गलत है यानी ऑप्शन कौन सा लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, रीजन गलत ही है तो रीजन गलत हो तो ऑप्शन सी, रीजन गलत हो तो ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन सी लगने वाला है। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं बेटा फटाफट। अगला सवाल क्या लिखा है, अगला सवाल लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। गलत है यार, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनके टेंजेंट्स ड्रॉ करने पे क्या मिलेगा, जिनके टेंजेंट्स ड्रॉ करने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है, क्योंकि अगर ये करती होती तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यानी इसका जो स्टेटमेंट है वन, यानी असर्शन जो है वो क्या है, फॉल्स है। अच्छा गाइस अगर यही फॉल्स है तो अगला पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन फॉल्स होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या लगने वाला है, इसका ऑप्शन लगने वाला है बेटा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या लग रहा है, डी। फिर भी रीजन पढ़ लेते, लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट सुपर इंपोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई अगर मान लीजिए यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, यहां पे चार्ज Q3 है और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो हाँ इन दो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 को E2 को E3 को सबको हम वेक्टर ऐड करते हैं तो ही तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इसी को हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट does not superimpose, भाई it will superimpose because law of superposition कहता है कि at this point electric field due to group of charges is the what is the sum of vector sum of all the इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपर इंपोज तो हो रहा है, तो स्टेटमेंट तो भैया गलत है, ये कह रहा है डज नॉट सुपर इंपोज, तो भैया सुपर इंपोज तो हो रहा है तो ठीक तो है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई ना, तो असर्शन ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, आई एम सॉरी असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन भी फॉल्स हो गया, ऑप्शन डी बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखा है एक पॉइंट चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ ईच साइड ए। हमारा जो एक पॉइंट चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में यहां पे एक चार्ज पड़ा है, हमें मालूम है कि इसका जो फ्लक्स होगा पूरे क्यूब का वो कितना होगा, Q by epsilon नॉट। तो इसमें क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ईच सरफेस। हाँ जी सही है सर। देखो अगर पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये पूरे के पूरे क्यूब में शेयर हो रहा है। जब ये पूरे के पूरे क्यूब में शेयर होगा तो इनमें 6 फेसेस होती हैं, तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा 1/6 Q by एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ये पूरे क्यूब का फ्लक्स है, ये हमारे ईच फेस का फ्लक्स है, तो ईच फेस का फ्लक्स 1/6 हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, असर्शन तो ट्रू है सर। असर्शन क्या है बच्चों, असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड क्लोजिंग ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड। सही तो लिखा है सब कुछ, असर्शन तो ठीक ही लिखा है सर, रीजन भी ठीक ही लिखा है, सब कुछ ठीक ही लिखा है, एक एक बात सही लिखी है। तो लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए था कि जो टोटल फ्लक्स है वो 6 फेसेस में बराबर बराबर डिवाइड होगा, इसलिए यहां पे 1/6 आएगा। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन यहां पे इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यानी मैं ऑप्शन बी मार्क करूंगा। आपको कोई भी डाउट आए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि भाई इसमें क्या आपको परेशानी है, तो मैं उसको वहीं पे डिस्कस कर लूंगा, कमेंट आपको कर दूंगा रिप्लाई। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए था एक्सप्लेनेशन में, क्या होना चाहिए था इसके रीजन में कि भाई जो टोटल फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो 6 फेसेस में इक्वली डिवाइड होगा, और जब इक्वली डिवाइड होगा तो 1/6 Q एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। खैर अगला जो सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें लिखा है अ कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये बात सही है बेटा, कोई भी कैपेसिटर जो होता है उसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, यानी इन टर्म्स वो एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता रहता हूं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता रहता है। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है उसको आयनाइज करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, मेरा हाथ जो है कैपेसिटर है, ये कंडक्टर्स पे मैंने चार्ज डालना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने चार्ज डाला ये आसपास की एयर को क्या करना शुरू कर देगा, आयनाइज कर देगा। जैसे ही आसपास की एयर को आयनाइज करता है, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है
ब्रेक डाउन होना, है ना, आयनाइजेशन होना, आसपास की एयर आयनाइज हो जाती है, ये आसपास की एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है, ब्रेक डाउन विल अचीव, इसको हम इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन बोलते हैं। और एयर के लिए ये किस पोटेंशियल पे ब्रेक डाउन आता है, तो आप याद करेंगे 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। आप सर ये वैल्यू क्यों बता रहे हो, ये वैल्यू एनसीईआरटी की लाइनों में लिखी हुई है, अगर आप केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे लिखी हुई है। तो खैर, अगर मान लीजिए आप चार्ज डालते हो, पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ते 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 इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है कि वो आसपास के एयर को आयनाइज कर देता है, तो चार्ज लीक होना शुरू कर देता है। यानी कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ चार्ज तक ही आप अपना चार्ज स्टोर कर सकते हो, यानी कि लिमिटेड ही कर सकते हो। हाँ, तो असर्शन ट्रू है बेटा, तो मुझे तो असर्शन ट्रू लग रहा है, ठीक है ना। अगले रीजन में क्या लिखा है, लिखा कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट व्हिच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हाँ भाई ठीक है, लेकिन वो तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो असर्शन ट्रू है ना, और रीजन भी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या होगा, ऑप्शन बी। बेटा रीजन में क्या होता तो ए होता कि भैया कि साहब वो जब चार्ज डालते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ने से क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ने से आसपास की एयर आयनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन विल अकर एंड देयरफॉर चार्ज विल लीक आउट, देयरफॉर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर टू अ कंडक्टर। तो ठीक है सर, तब ए हो जाता। अभी क्या है आंसर, अभी बी होने वाला है। अगला सवाल क्या आ रहा है बेटा, अगला सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। इसमें लिखा है कॉन्स्टेंटन और मैग्निन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज। देखो कॉन्स्टेंटन और मैग्निन कौन है बेटा, ये दोनों अलॉयज हैं। ये कौन है बेटा, अलॉयज है। और अलॉयज के केस में अगर मैं बात करूं तो ठीक बात है, अगर आपको याद हो, आपने शायद पढ़ा हो या आपने प्रैक्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा, मीटर भी जो इस्तेमाल करते हैं आपने शायद पढ़ा होगा, आप तो सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, या स्टैंडर्ड वायर्स के बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, उन सब में हम कॉन्स्टेंटन और मैग्निन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टेंटन और मैग्निन अलॉय की वायर्स होती हैं, और इन्हें इस्तेमाल करने का कारण भी यही होता था कि जब हम किसी वायर में से करंट पास कराते हैं, हमें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा। तो जैसे ही मैं करंट पास कराता हूं, हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस में बढ़ना होना स्वाभाविक है। लेकिन अलॉयज में ऐसा नहीं होता। अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, या बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर अलॉयज डी आर बाई डी टी या फिर डी रो बाई डी टी, दिस डी टी, टी इज अ टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। ये कैसी होती है बेटा, ये बहुत छोटी होती है। तो सर फायदा क्या है स्मॉल होने का, फायदा ये है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, आपको पता नहीं चला। यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना भैया, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जब वायर में से करंट पास करोगे हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस में कोई बदलाव ना आए। यही तो स्वाभाविक होना चाहिए कि भैया रेजिस्टेंस जो है चेंज ना कर देना। पता चले आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने रेजिस्टेंस ली कि सब 4 ओम है, थोड़ी देर बाद आपने करंट पास कराया, हीटिंग अप हो गई, अब 4 की जगह 4.5 हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो 4 से, आंसर आएगा 4.5 के हिसाब से, आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिकल करने के दौरान में रेजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। यानी कि हमारा ड्यूरो बाय डी, देखो कुछ तो चेंज आएगा ही, लेकिन बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, और यू कैन से नेग्लिजिबली स्मॉल। कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल स्मॉल। इसीलिए अलॉयज को यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं ड्यूरो बाय डी कॉपर की बात करूं तो ये बहुत लार्जर वैल्यू होती है बच्चों। बहुत लार्जर का मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई 4 ओम की जगह पता चला वो 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगी। अच्छा, लॉय के केस में अगर 4 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो 4.0000001 आएगा, तो पता नहीं चलेगा सर, वेरिएशन इतनी स्मॉल हो जाएगी। तो सही है सर, असर्शन बिल्कुल ठीक है कि मैग्नेट और कांस्टेंट के वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या लिखा है बच्चों, रीजन लिखा हुआ है मैग्नेट एंड कांस्टेंटेंस, for magnet and constantan value would change very little with temperature। हाँ यार यही तो बात है, very little with temperature। हाँ सही तो है सर, ये इसका assertion को explain कर रहा है, यानी assertion को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो असर्शन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए। हाँ जी, तो इसका आंसर ए हो गया। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो होप पूछी जा सकती है या बताई जब बोली जा सकती है एग्जाम में, वो ये एक टर्म है बेटा, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट
ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब समझिएगा इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने पढ़ा था कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू एल्फा R1 T2 माइनस T1 होता है। तो आई कैन राइट दिस एज अ DR इज इक्वल टू एल्फा R1 T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को आई एम राइटिंग DT। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 1 अपॉन में R1 dr बाई dt। सिमिलरली अल्फा बार कितना आ गया 1 अपॉन में रो डी रो बाई dt। ये रेजिस्टेंस की टर्म्स में है और ये रेजिस्टिविटी की टर्म्स में है। सर ये अल्फा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अल्फा बार को क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी। देखो वैसे एनसीईआरटी की बात माने तो एनसीईआरटी ने दोनों की जगह बस एक यही दे रखा है, लेकिन दोनों पढ़ने होते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ना है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पढ़ना है, क्योंकि अगर मान लीजिए रो में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली आर में चेंज हुआ ही हुआ होगा, बिकॉज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज करने से एक्चुअल में रेजिस्टिविटी बदलती है और रेजिस्टिविटी बदलने से फिर रेजिस्टेंस बदलती है। तो दोनों बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अल्फा और अल्फा बार दोनों पता होने चाहिए आपको। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, अगर आप ध्यान से देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dr बाई dt या फिर d rho बाई dt के। यानी जिसका dr बाई dt स्मॉल है उसका अल्फा भी तो स्मॉल होगा, जिसका d rho बाई dt वेरी स्मॉल है, वेरी लिटिल है, उसका अल्फा बार भी तो स्मॉल होगा। यानी कि अगर यहां पे लिखा हुआ है कि चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर देयर टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो स्मॉल। यानी कि अगर आपके रीजन में ये लिखा होता कि कांस्टेंटन और मैग्नीन की बार इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उनका d rho बाई dt या dr बाई dt स्मॉल है, या फिर उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कम है, बात तो एक ही होती है ना, तो भी तो ऑप्शन ए ही बनता। असर्शन भी ट्रू होता, रीजन भी ट्रू होता, उसी को एक्सप्लेन कर रहा होता, तो पहले भी ये यही था, अभी भी ये यही रहेगा। मैं आपको बस एक वर्जन बता रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैं क्लास की शुरुआत में बोला कि जिस बच्चे ने बेसिक ढंग से पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, उसको समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं और वो क्वेश्चन भी कर पाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी सा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल क्या लिखा है, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन टाउ डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब इलेक्ट्रॉन हमारी वायर में चलता है तो एक सीधा सीधा बैलिस्टिकली तो चलता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, अब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया तो सीधा सीधा थोड़ा चलेगा, टकरा टकरा के चलेगा। अब जब यहां से यहां टकराया, फिर यहां से यहां टकराया, फिर यहां से यहां टकराया, तो बिटवीन एवरी सक्सेसिव कोलिजन इट इज बीइंग रिलैक्स्ड। तो यहां से यहां एक कोलिजन हुआ, फिर यहां से यहां 2 कोलिजन हो गए। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो फ्री फ्रॉम कोलिजन है, वो रिलैक्स्ड है। तो स्ट्रेट लाइन में जो चलता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने हीट कर दिया, अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही आप जल्दी 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 भागोगे। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप, अगर आपको हीट, आपके पीछे से हम गर्मी दे दें बहुत तेज, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो, आप पीछे से बर्नर खोलते हैं, आप भागोगे ना एकदम से, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जल्दी जल्दी भागोगे, यानी कि आप रिलैक्स करना कम कर दोगे। बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन यानी कि रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही, असर्शन तो ट्रू लिखा है। देखो मैं ना असर्शन को पढ़ते पढ़ते, देखो वही टेंडेंसी है मेरी भी, मैं असर्शन को पढ़ते पढ़ते उसे दिमाग में सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, फिर रीजन अलग पढ़ना शुरू करता हूं, फिर देखता हूं कि हाँ यार ये वही तो कह रहा है। यही आपको सीखना है, असर्शन को अपना अलग पढ़ो, फिर मैं असर्शन को भी एक सवाल पढ़ता हूं, रीजन को भी एक सवाल पढ़ता हूं, अलग अलग 2 सवाल पढ़कर करता हूं। अब रीजन शुरू करते हैं। क्या लिखा है, एट इंक्रीज टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अ करंट इंक्रीजेस रिजल्टिंग मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। भाई कोलिजन क्या कर रहे हैं, कोलिजन ज्यादा ही तो हो रहे हैं, बोलो कोलिजन क्या हो रहे हैं, कोलिजन ज्यादा ही तो हो रहे हैं, जल्दी 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 जा रहा है। At increased temperature, average speed of electron which checked as a current carrier, current increases। हाँ सही है सर, वो स्पीड उसकी बढ़ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, ये मतलब जल्दी जल्दी भाग रहा है, ये तो बोल रहा है। Therefore, more frequent collision, जल्दी जल्दी collision हो रहा है, ये तो बोल रहा है। ये क्या, ये जो मैं बता रहा था वही तो लिखा है, यानी assertion true है, reason भी true है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, A, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है।
अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, अगला जो सवाल यहां पे लिखा है, देखो लिखा है द एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। भाई मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किटरी है बेटा, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्किटरी है, यहां पे ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये जंक्शन है जिस जंक्शन पे सारे रजिस्टर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं बेटा। यहां से करंट फ्लो करना शुरू किया, मान लीजिए I1 यहां गया, I2 यहां गया, I3 यहां गया, और यहां से I4 निकला। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल, KCL बोलते हैं इसको, KCL करंट रूल, जितना करंट इसके अंदर जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, उतना ही करंट टोटल करके बाहर निकलेगा। यानी कि एल्जेब्राइक सम अगर मैं इन सबका कर दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ऑफ I4 इक्वल टू 0 कर दूं, यानी कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 कर दूं, भाई सबको ऐड करके 0 आ रहा है। कंडीशन क्या है कि अंदर जाने वाले पॉजिटिव, बाहर निकलने वाला नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? तो एल्जेब्राइक सम सबका 0 होता है, तो हाँ ये तो लिखा हुआ है। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट, सर व्हाई एल्जेब्राइक सम? बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एल्जेब्राइक सम, वरना वेक्टर सम होता, सुपर इंपोजिशन का लॉ लगता, यहां तो नहीं है क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो द एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन ऑफ क्लोज सर्किट इज 0, सही है। अच्छा इसका जवाब क्या होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं। होता क्या है, जब चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से जाता है, तो जितना चार्ज यहां इकट्ठा हो उतना बाहर निकल जाएगा। यहां पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता भाई, जितना चार्ज जंक्शन में गया उतना बाहर भी तो निकल जाएगा, बिकॉज चार्ज कंजर्व्ड होता है। जितना चार्ज जंक्शन के अंदर आया उतना चार्ज जंक्शन से बाहर निकल गया। इसलिए हम बोलते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। असर्शन क्लियर है पूरा? रीजन की बात करते हैं, रीजन लिखा है द किरचॉफ फर्स्ट लॉ डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। अरे गलत, अभी तो बताया इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। दूसरी बात, ये तो KCL पे क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता KVL पे, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E होता है बेटा। आप ध्यान रखना, मैंने कल भी एक क्लास ली थी और मैंने बताया था डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन दोनों की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E, कि ये बेसिकली क्या है? एडिशन ऑफ किसके? प्रोडक्ट ऑफ किसके? करंट और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के, और ये EMF जो बैटरीज है। तो ये भी पोटेंशियल है, I इंटू आर पोटेंशियल होता है, ये भी पोटेंशियल है, यानी कि समेशन ऑफ IR माइनस समेशन ऑफ E इक्वल टू 0 है। यानी अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0 इन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0, किरचॉफ करंट लॉ। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, अबे I इंटू आर पोटेंशियल ही तो है, EMF पोटेंशियल ही तो है, तो अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in the closed circuit is 0, Kirchhoff voltage law. And this law follows the law of conservation of energy. This law was following law of conservation of charge. This law is following law of conservation of energy. इस चीज को ध्यान रखेंगे। खैर मैंने एक्स्ट्रा बताया, मैं इसलिए बोलता हूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश कर रहा होता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, ताकि आपको वो एक क्वेश्चन के साथ काफी और क्वेश्चंस भी समझ में आ पाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फॉर अ मैग्नेटिक करंट वायर ऑफ लूप एन टर्न्स प्लेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग इज गिवन बाय दिस। सही है सर, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो mb sin थीटा होता है। जो m होता है बच्चों वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसका फॉर्मूला होता है NIA, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, I इज अ करंट एंड A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप। अच्छा, क्योंकि m जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, b भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों के बीच में साइन थीटा है, तो टाउ वेक्टर का फॉर्मूला होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बिल्कुल सही लिखा है सर, तो असर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है सर मुझे। फॉर करंट कैरिंग वायर लूप ऑफ n टर्न्स प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज m क्रॉस b। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब रीजन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है whenever the magnetic moment m is perpendicular to b torque on the loop will be 0। सबसे पहले तो ये समझो कि मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है बेटा, से करंट कैरिंग लूप है। सबसे पहले अगर एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट I पास कर रहा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा वो होगा NIA। क्या होगा बेटा? NIA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा NIA।
अब m इज इक्वल टू एन आई ए आ गया। अब हमें देखनी है इसके साथ इसकी डायरेक्शन होती है क्या। यस, डायपोल मोमेंट इज यू कैन सी हियर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो आप एक काम करो, लेफ्ट साइड आउटसाइड, ये रूल सिंपली याद रखना, मैग्नेटिक के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। लेफ्ट साइड आउटसाइड, ये साइड आउटसाइड है, तो करंट जो है बेसिकली ऐसे फैल रहा है, देखो समझ रहे हो, ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, ये वाली साइड कहां नीचे, ये वाली लेफ्ट साइड पर बाहर है ऐसे है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सही है क्या। तो जो आपका थंब है ना, थंब, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर करंट इसका उल्टा होता तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर हो जाता, लॉजिक है। तो मैंने तो एग्जांपल लिया है, तो मेरे एग्जांपल के अनुसार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर है, सही है। अब सवाल हमें क्या बोला गया है इसमें रीजन में, व्हेनेवर द मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू बी। तो मान लीजिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगी हुई है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लगी हुई है, तो एम इधर हो गया, बी इधर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, एम बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, एम बी, विच इज नथिंग बट इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। और ये तो कह रहा है भाई 0 होगा, ये तो गलत है, असर्शन ट्रू है, रीजन तो सिरे से गलत है, यानी ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन सी बनने वाला है, ऑप्शन सी बनने वाला है। तो ये बढ़िया सवाल था। अगला सवाल ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, असर्शन क्या कहता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट अफेक्टेड। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो कैसे चलेगा, ये उसके एंट्री पे ही निर्धारित हो जाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस इधर लगी हुई है, तुम भी इधर ही जा रहे हो, या फिर इसके जस्ट अपोजिट जा रहे हो, जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस मान लीजिए ऐसे लगी हुई हैं, और आपने बोला कि चार्ज पार्टिकल जो है इसके अलोंग जा रहा है, ऐसे जा रहा है या फिर इसके एंटी पैरेलल जा रहा है, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता, बिकॉज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 0 डिग्री, यहां हो जाएगी 180 डिग्री, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो फोर्स कोई नहीं लगाता। फोर्स कब लगता है, दो केस में लगता है फोर्स, एक तो परपेंडिकुलर चले या फिर एक किसी एंगल पे चले। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो हमेशा उस पे फोर्स लगा के उसे सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ में घुमाता है, उस घुमाने के दौरान वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज करता है, यानी आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी बदलती है, बट उसकी स्पीड में कभी चेंज नहीं आता। वेलोसिटी बदल रही है, हाँ वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्यों बदल रही है, बिकॉज डायरेक्शन बदल रही है। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गोला चक्कर मारता है, उस केस में उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, स्पीड में चेंज नहीं आ सकता। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता होगा, बिकॉज काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीड। यानी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अफेक्टेड। तो ये तो गलत हो गया ना सर्शन, बिकॉज ये कह रहा है इट इज अफेक्टेड। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है, मोमेंटम गेट अफेक्टेड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, वो स्पीड नहीं होता, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए यस, मोमेंटम विल गेट अफेक्टेड एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हाँ ये मोमेंटम गेट अफेक्टेड होता अकेला तो असर्शन ठीक होता। फिर लाल तो असर्शन में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, इसीलिए हमारा असर्शन गलत है। और जब तेरा असर्शन ही गलत है तो ऑफ कोर्स मेरा डी आंसर होने वाला होगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए हम रीजन पढ़ लेते हैं, फोर्स चेंजिंग स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर यहां लिखा होता फोर्स चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो सही होता सर, फोर्स वेलोसिटी तो बदलता है, हाँ सर, स्पीड नहीं बदलता। इसलिए इसका असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, इसलिए मेरा इसका आंसर लग रहा है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बच्चों करेंगे ध्यान से। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर जब हम पढ़ते थे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम पहले एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लेते हैं, उस सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर आर्मेचर लगा के उस पे हम कॉइल लगाते हैं, नीचे एक स्प्रिंग लगाते हैं, ऊपर एक पॉइंटर लगा के या स्केल लगा देते हैं। तो ये एक सवाल उठा था कि जब आपने गैल्वेनोमीटर बनाया, तो मैंने इसे बड़ा डिटेल में अपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जब आपने यहां पे सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लगाया तो वो क्यों लगाया है।
सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। अच्छा, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो प्लीज आप एमसीजी का ये गैलोमीटर का ये डायग्राम बना के नहीं आओगे जो एनसीईआरटी ने बना रखा है, टॉप व्यू बना के दिखाया तो मैं आप लोगों को, ऐसा कुछ बना रखा है एनसीईआरटी ने, याद आ रहा होगा आपको, ऐसे ना कि सिलेंडर और फिर पॉइंटर दिखा रखा है। तो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है बेटा, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं उन्हें रेडियल करने के लिए, ताकि वो उसे से पास करें, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होने से क्या होता है सर, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यानी कि सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर आप मूविंग कॉइल ग्राइंडर में क्यों लगाते हो, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लगाने से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन सिलेंडर से पास करती हैं, और जब फील्ड लाइन पास पास आ जाती हैं तो सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल सा रूल है। इमेजिन करो ना, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां रख दिया, तो जो फील्ड लाइन यहां से जा रही थी ना वो भी घूम घूम के जाएगी, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो बी बढ़ाना ही हमारे सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब सेंसिटिविटी की चूंकि बात चल रही थी, तो सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी NBA अपॉन में K, और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA अपॉन में KR। दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो B है वो इंक्रीज कर रही है, अगर B इंक्रीज कर रही है तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो सवाल यही है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल ग्राइंडर इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अ सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल एज अ कवर इनसाइड द कॉइल। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रखा है, ठीक है, असर्शन तो ठीक लग रहा है। रीजन क्या लिखा है, सॉफ्ट आयरन हैज अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, हाँ भाई ये तो होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। भाई सॉफ्ट आयरन कौन है, सॉफ्ट आयरन क्या है, एक हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होती है, हाँ सही है सर। कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज्ड, कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। यार सॉफ्ट आयरन तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसे तो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी असर्शन तो ठीक है, रीजन पूरा गलत नहीं है यार। एक्चुअली क्या है ना, कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज गलत लिख दिया है, ये तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाने वाला हूं, ऑप्शन सी लगाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं चाहूंगा आप इसको ठीक करो, एक क्वेश्चन में गलती है, सेल्फ इंडक्शन होना चाहिए था यहां पे, सेल्फ इंडक्शन इज अ कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर ये सही है सर। अब ये क्या फिनोमेना फटाफट सुनेंगे। हमारी सोलेनोइड में से जब भी करंट पास करना शुरू करता है, हमारा सोलेनोइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इस ईएमएफ इंड्यूस का एक बहुत अच्छा नाम जो कि हमने पढ़ा था बैक ईएमएफ भी बोला था, रखा जाता है। तो जैसे ही करंट बढ़ा, बढ़ने वाले करंट को बढ़ने नहीं देना और घटने वाले करंट को घटने नहीं देना, ये बड़ा सिंपल सा नियम है, बट सृष्टि का नियम है तो बढ़ने वाले करंट को बढ़ने नहीं देता। तो करंट बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा, ये अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा लेता है कि भाई अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा लूंगा बट करंट बढ़ने नहीं दूंगा, यानी कि जो हो रहा है उसको अपोज करना, कि करंट जीरो था जीरो रहो ना, करंट मैक्सिमम था मैक्सिमम रहो ना, यानी अपोज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसीलिए सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर बोला गया रीजन में, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फिनोमेना अकॉर्डिंग टू व्हिच अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोड्यूस्ड, होती है एज अ रिजल्ट चेंज इन करंट, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ये तो ठीक है, लेकिन इनर्शिया क्यों बोला वो तो बताओ भाई। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना कर रहे हो तुम ये बता रहे हो कि वो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाँ, बिकॉज जो भी हो रहा है उसे अपोज कर रहे हैं, लेकिन अपोज क्यों हो रहा है ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस अ फिनोमेना अकॉर्डिंग टू व्हिच अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलता, एक्सप्लेन करने के लिए बोलता कि अपोजिंग ईएमएफ बढ़ने वाले करंट को बढ़ने नहीं दे रही, घटने वाले करंट को घटने दे रही, यानी करंट के अंदर इनर्शिया आ गया, इसलिए इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इसलिए मैं तो इसका आंसर लगाने वाला हूं बेटा ऑप्शन बी। अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, एक लाइन का सवाल है। ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द इंडक्टर।
देखो आपने एलसीआर का सर्किट डायग्राम या सॉरी फेजर डायग्राम याद रखना। ईएल बनता है बेटा ऊपर, ईसी बनता है बेटा नीचे, ईआर बनता है बेटा इधर, और आई बनता है इधर। सही है, ये करंट है, करंट इधर बनता है। ध्यान से सुनिएगा, करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर, ई आर का मतलब हो गया ईएमएफ या फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एल का मतलब हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ईसी का मतलब हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब रेजिस्टर के केस में करंट उसके सेम डायरेक्शन में ही है, यानी दे आर इन सेम फेज। अच्छा, ऐसे चलना यानी क्लॉकवाइज चलना, इसे बोलते हैं लैग, यानी कि क्लॉक चलोगे तो लैग, और अगर एंटी चलोगे तो लीड। दो शब्द है, लैग एंड लीड। तो आप देख रहे हो जो करंट है, ऐसे जो करंट है इधर, वो क्लॉकवाइज ऐसे है, यानी करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ईएमएफ, ईएमएफ करंट के साथ लीड कर रहा है। अब क्वेश्चन यही है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, करंट लैग्स, हाँ ठीक है सर, पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता बेटा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और यहां लिखा होता करंट, तो यहां पे लैग नहीं होता, लैग नहीं होता, यहां पे क्या होता, लीड होता। समझ में आ रही है क्या? अब जैसे यहां देखो, यहां पे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है, करंट है, यानी ऐसे है ये, यानी हियर करंट लीड्स, है ना, करंट लीड्स। ऐसे चलना लीड, ऐसे चलना लैग, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बाय करंट। देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसको ठीक करना जरूरी है। Here in case of inductor current lag, in case of capacitor current lead। हम करंट के टर्म से बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ईएमएफ के टर्म से बोल दे। वैसे तो 99% केस में आपको क्वेश्चन जो है वो करंट के टर्म से बोला जाएगा कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, बिकॉज लगाते वोल्टेज है, लगाते ईएमएफ है। चेक किसको करते हैं, चेक करते हैं करंट को। तो यहां पे करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। यहां पे करंट कैपेसिटर केस में करंट कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ईएमएफ के टर्म्स में बोलूं, अब जो यहां पे लीड कर रहा है वो यहां पे लैग कर रहा है, सिंपल बात है भाई। अगर करंट लैग कर रहा है यानी ईएमएफ लीड कर रहा है, यहां पे करंट लीड कर रहा है यानी ईएमएफ लैग कर रहा है। ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो एक चीज पकड़ लो, बस करंट को पकड़ लो, इसे याद कर लो, इसे जस्ट उल्टा कर देना आंसर। हाँ जी, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स। ऊपर जा रहा है लीड कर रहा है, नीचे जा रहा है लैग कर रहा है, नीचे जाना लैग कर रहा है, ऊपर जाना लीड कर रहा है। सिंपल तो है। तो खैर असर्शन तो भैया ट्रू है। रीजन क्या लिखा है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इंक्रीजेस, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने डिक्रीज करी है तो एक्सएल भी तो डिक्रीज ही होगा। क्या बोल रहा है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल डिक्रीज, गलत है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन कौन सा लग रहा है बेटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट हैव अ मैक्सिमम करंट। ट्रू, रेजोनेंस इज अ कंडीशन इन विच करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स मिनिमम। दैट्स अ सिंपल रीजन। तो असर्शन तो ट्रू है बेटा। रीजन पढ़ लेते हैं कि लिखा है एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट द करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज। हाँ होता है, बिकॉज एलसीआर के टाइम पे हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लगता है। क्योंकि होता क्या है, Z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। अब एट रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस आई है तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया, तो यानी Z की वैल्यू R हो गई। तो वो हमारा एक रेजोनेटिंग सर्किट बन गया, आई एम सॉरी, वो हमारा एक रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ठीक है सर। तो रेजोनेंस जब भी आती है, हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बन जाता है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में आपने देखा था कि ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। यहां पे इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट लैग कर रहा होता है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है। तो बात समझ में आ रही है। लेकिन रीजन में ये थोड़ी ना लिखा है कि भैया इस टाइम में इंपेडेंस मिनिमम हो जाती है इसलिए करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 13 का ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर
कॉल्ड एज रेडियंट प्रेशर। बिल्कुल सही बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला आई अपॉन में सी। मैंने यूट्यूब पे जो लेक्चर पढ़ा रखा है ना आप लोगों को ईएम वेव्स का, उसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है इसका। बट ठीक है साहब, रेडियंट प्रेशर होता है, पी इक्वल्स टू आई बाय सी होता है। हाँ ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी। हाँ करती हैं वो तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ही प्रोपगेशन ऑफ या अपनी एनर्जी को या मोमेंटम को आगे ले जाना होता है। बिल्कुल सही है, कोई गलत थोड़ी ना है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। इसलिए मैं इसका आंसर क्या मैं करने वाला हूं? इसका आंसर मैं करने वाला हूं मैं ऑप्शन बी सही। बी सही। अगला क्वेश्चन है 14A। मैंने कुछ क्वेश्चन ना एम वेव्स का एक्स्ट्रा बीच में जोड़ दिए तो इसलिए ऑर्डर चेंज हो गया है। लिखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल मीडियम। गलत। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिफरेंट। जो वेलोसिटी होती है लाइट की हर मीडियम में अलग होती है। जैसे हवा में उसकी स्पीड होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड, पानी में ग्लास में होती है 2×8 मीटर पर सेकेंड। तो हर मीडियम में अलग अलग होती है। अब इसको कैसे बता सकते हो? आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। V का फॉर्मूला होता है C अपॉन में म्यू आर एप्सिलॉन आर। आई एम सॉरी, म्यू एम, नहीं नहीं ठीक तो लिखा था, म्यू आर एप्सिलॉन आर। सही है, ये फॉर्मूला है। तो जो हमारा वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, एयर में तो 3×8 होती है, लेकिन जैसे किसी मीडियम में गया तो मीडियम की परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी उसको इफेक्ट कर देती है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल मीडियम गलत है। असर्शन फॉल्स हो गया। जब असर्शन ही फॉल्स होगा तो ऑफ कोर्स ये आंसर होने वाला है, बट फिर भी औपचारिकता के लिए रीजन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज कांस्टेंट वेलोसिटी इन ऑल मीडियम। बकवास ना, वही तो बात है, गलत है, असर्शन गलत है, रीजन भी गलत है। 14B लिखा है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। It is an electromagnetic wave. Light is a electromagnetic wave बेटा। Light is a electromagnetic wave. Electromagnetic क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आपको याद हो G, X, U, V, I, M, R, ये सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये S वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये बताता है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो S वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है E क्रॉस B। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो J एक्सिस पे है, यानी Y एक्सिस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो I यानी कि X एक्सिस पे है, तो आपकी जो प्रोपगेशन होगा वो कहां होगा? अलोंग नेगेटिव Z एक्सिस पे। क्योंकि आपने सर्कल सुना होगा आई जे के, क्योंकि आपको मालूम होगा कि J क्रॉस I कितना होगा? माइनस के होगा। तो प्रोपगेशन बताने के लिए, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो विजिबल लाइट है वो ट्रांसफर्स होती है बट नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गलत है, गलत बात है ये। अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है कि Maxwell shows that the speed of electromagnetic wave is related to the permittivity of the medium through which it travels. No, it does not depend upon the permittivity of the medium. It depends upon the relative permittivity of the medium. It depends upon the relative permittivity of the medium. यानी इसका ऑप्शन क्या लगने वाला है भैया? अभी बताया था ना, V का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन में एप्सिलॉन आर म्यू आर एप्सिलॉन आर। इट इज नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब हो गया म्यू एम। रिलेटिव परमिटिविटी ये अलग चीज है ना बेटा। तो असर्शन फॉल्स, रीजन भी फॉल्स। वैसे असर्शन फॉल्स है तो ऑफ कोर्स रीजन भी फॉल्स होना ही था। डी ऑप्शन लगा दिया। अगला सेम क्वेश्चन शायद कॉपी हो गया, लीव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 अगला सवाल कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। इसमें लिखा है कन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग व्हेन emerge in a carbon sulfide of higher refractive index of 1.65। वैसे मैंने इस पे पहले भी चर्चा करी हुई है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। जब भी किसी भी लेंस को किसी भी मीडियम में डाला जाए, जैसे होता क्या है
कोई लेंस बनाया जिस भी मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन होगा, उस म्यू व्यू कुछ भी वैल्यू उसकी होगी, 1.3 होगी, 1.5 होगी, कुछ भी उसकी वैल्यू होगी। तो जब भी उसे किसी भी मीडियम में डाल दो, चाहे उसके कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो या उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, जैसे कि हमने बोला कि 1.5 जो है हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब चाहे आप उसको 1.3 वाले मीडियम में डालो या उसे 1.6 वाले मीडियम में डालो, दोनों केसेस में ही आपका फोकल लेंथ बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कम हो जाएगा इसमें ज्यादा हो जाएगा, दोनों में बढ़ेगा फोकल लेंथ। जो भी लेंस है उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? FL इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू म्यू एल मल्टीप्लाई बाय FA। व्हाट इज म्यू जी? Mu g is the refractive index of a glass with which lens is made. Mu L is the refractive index of the liquid. And FA is the focal length of a lens in air. And FL is the focal length of a lens in that liquid. तो भैया ये जो वैल्यू है ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगी, तो फोकल लेंथ तो हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस है, अगर आप उसको 1.3 वाले में डालो चाहे से 1.6 वाले में डालो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने 1.3 वाले में यानी अपने से कम वाले में डाला, तो जो लेंस है वो अपने नेचर को कभी बदलेगा नहीं। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग करता है, कन्वर्जिंग करता रहेगा। कनकेव लेंस डाइवर्जेंस लेंस है, डाइवर्जिंग करता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे 1.6 में डाल दिया, अपने से भी ज्यादा वाले मीडियम में डाल दिया, तो वो अपना नेचर उल्टा कर लेता है। यानी कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग करने लगेगा और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग करने लगेगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। सही तो है, असर्शन ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया, ठीक है, सब ट्रू हो गया। रीजन क्या कह रहा है? अ डाइवर्जिंग लेंस इज अ थिनर एट मिडल, डाइवर्जिंग लेंस थिनर एट मिडल एंड थिकर एट एजेस। क्या बकवास है? हाँ मतलब है तो सही ना, मतलब है तो ट्रू ही ना, बट एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन बी सही। अगला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपको देख रहे हो, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं बेटा, गलत है ये, है ना, मतलब तुझे दिख रहा है भाई ये गलत है। ये फॉर्मूला पता है क्या है? ये लेंस मेकर का तो फॉर्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ अ लिक्विड इन एनी, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एनी लिक्विड। ये ऐसे लिखा हुआ है, जरा चेक करो। जब भी कोई लेंस हवा में होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, जब भी कोई लेंस हवा में होता है तो ये म्यू जी ए हो जाता है, म्यू जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर किसी मीडियम में होगा तो वो म्यू जी एम हो जाएगा ना, सही तो है। और अगर इसको मैं तोड़ूं तो हो जाएगा म्यू जी अपॉन में म्यू एम माइनस 1, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, यानी कितना हो जाएगा? म्यू जी माइनस म्यू एम डिवाइड बाय म्यू एम इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। असर्शन तो हो कुछ हो, रीजन तो पक्का गलत है। अब असर्शन भी देख लेते हैं। असर्शन मतलब सी और डी में से कंफर्म्ड हूं मैं, तो असर्शन देख लेते हैं। असर्शन क्या है? असर्शन में लिखा है a double convex lens of focal length of refractive index 1.5 has a focal length of 10 centimeter when emerge in a water। जरा एक चीज और सुन लो, ये मैंने सीटी में पढ़ाया सीबीएसई में सब लोगों को। किसी भी लेंस को पानी में डालो उसकी फोकल लेंथ लगभग 4 गुना हो जाती है। प्रिसाइजली थोड़ी सी कम होती है, लगभग 4 गुना बोल देते हैं। तो अगर आपने, ये पानी तो है, अगर आपने 10 सेंटीमीटर के लेंस को 10 सेंटीमीटर के लेंस को अगर आपने पानी में डाला तो उसके लेकिन फोकल लेंथ होनी चाहिए 40, 77 लिख रहा है। असर्शन भी तो गलत है। अगर आप इसे कैलकुलेट करो, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट करके देखा है, आपको भी कैलकुलेट करना है बेटा। इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम लोग, FL इज इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू म्यू एल मल्टीप्लाई बाय FA। आप म्यू जी की वैल्यू 1.5 डाल दी, म्यू जी की वैल्यू 1.5, म्यू एल की वैल्यू 1.3, म्यू एल की वैल्यू 1.33, सॉल्व करेंगे 39.1 समथिंग कुछ आ रहा है। 40 तो बोल रहा था यार, तो ऐसा रफ याद करो ना, सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन इट इज इमर्ज इन अ वाटर। असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया जो हमारा
मटेरियल है, जो भी हमारा फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, उसका जो वर्क फंक्शन है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन इज 4.2. emission of electron will not be possible if two photons each of energy 2.5 strikes on the electron of the aluminum. मैंने कई बार लेक्चर में बोली है बात, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे. अभी मैं ड्यूल पढ़ा रहा था 2 दिन पहले, तब भी बोल रहा था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, कि एक फोटोन आएगा ना किसी सरफेस पे पड़ेगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन एक ही निकालेगा. और उस केस में भी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. इसकी मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन 4.2 है. यहां से फोटोन आया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो कहां निकाल पाएगा? वो कह रहा नहीं सर 2 ले आओ, 2.5 करके 5 हो गए. मजाक चल रहा है क्या? ऐसे नहीं निकलता. हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. तो सब ये क्या है? ये ट्रू है, बिकॉज वो कह रहा है विल नॉट पॉसिबल, तो ट्रू है. और लिखा है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन शुड बी ग्रेटर देन. बहुत बढ़िया सब, बहुत देर बाद आंसर ए वाला मिला है. अभी तक सारे सी डी जा रहे थे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा? इसका आंसर ए आने वाला है. ओके, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. देखिए, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक एमिशन. हाँ ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, हमारे फोटो सेंसिटिव सरफेस पे एक लाइट पड़ती है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है. जबकि थर्मोइलेक्ट्रिक एमिशन में आप हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है. तो दोनों अलग अलग बातें हैं. ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक एमिशन इज अ टेंपरेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, बिल्कुल सही है साहब, बिकॉज वो उस पर पड़ती है. तो लेकिन साहब ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है. असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट कोई मतलब मजेदारी वाली बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं. भाई ये बोलते कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में फोटोन पड़ते हैं, थर्मोइलेक्ट्रिक एमिशन में हीट करते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंसी बता दी, किसी काम की नहीं है भाई. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 4 to 1. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 4 से लेके 1 जा रहे हैं. तो हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी. द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. बच्चों, जितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकलेंगे. भाई इमेजिन करो 4 में बैठा है इलेक्ट्रॉन, तो एक तो तरीका बिल्कुल सीधा आ जाए, फिर दूसरा तरीका है कि पहले आ जाए 3 में, और फिर आ जाए 2 में, और फिर आ जाए 1 में. या हो सकता है 2 में आ जाए सीधा, फिर 1 में आ जाए. मतलब ऐसे से हो सकता है ना कि पहले जंप करके आया, फिर यहां एक तो हो गया बिल्कुल सीधा आ गया इलेक्ट्रॉन जंप करके. हो सकता है चौथे से तीसरे में आया, तीसरे से दूसरे में आया, दूसरे से 1 में आया. तो सर ऐसे कैसे निकालूंगा कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं? ये जो होती है ना बच्चों, इन्हें बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस. तो मैं आपको रूल बता रहा हूं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2. भाई यहां से सीधा गया, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है. 4 ही होगी, 1 ही होगी, 1 ही होगी. 6 बता रहा हूं मैं इस हिसाब से आंसर. इस हिसाब से आंसर देखते हैं. n की वैल्यू कितनी है, कहां से आ रहा है? 4 से आ रहा है. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2. 2 से 2 हो गया, कितना आ गया? 3, यानी 6. ठीक है, 6 आ रहा है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 निकलेंगी. 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, चाहे लामन की हो, चाहे बार्मर की हो, चाहे पाशन की हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है. 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, 6 लाइंस बनेंगी, तो 6 फोटोन निकलेंगे. क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन बी 4. गलत है भाई साहब, ये फॉल्स है. और यहां पे क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, गलत है. ऑप्शन डी. खत्म हो गया क्वेश्चन. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला नहीं पता था, ये पहली बार शायद हो सकता है तुमने देखा हो. इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन 20 कहता है डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज सेम. वेस्ट यू नो भैया, डेंसिटी चाहे आप हीलियम की निकालो, चाहे आप यूरेनियम की निकालो, सबकी सेम होती है. द वैल्यू ऑफ डेंसिटी is independent of mass number. It is same for all the nuclei in the periodic table. अगर मैं बोल दूं ना डेंसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ यूरेनियम, तो आंसर 1:1 ही आएगा. Look at the radius of a nuclear density. The radius of nucleus is directly proportional to the cube root of the mass number. Okay, now just understand this. Density का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा mass upon में volume. Now what is mass? Mass of nucleus upon में volume of a nucleus. Now mass of nucleus is nothing but mass of each nucleon multiplied by total number of nucleons. और total number of nucleons को हम n नहीं लिखते, a लिखते हैं. total number of nucleons को हम a लिख देते हैं. समझ में आ रहा है क्या? How is the mass of nucleus? This is what? Mass of nucleus.
तो मास ऑफ न्यूक्लियस और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखा मैंने, मास इनटू ए, भाई मास ऑफ ईच न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दिस बिकम्स व्हाट, मास ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आ गया एम अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर की जगह हमने पढ़ा है आर नॉट ए की पावर 1/3। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जहां पे आर नॉट को हम सेमी इंपेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं, 1.2 फर्मी मीटर इसकी वैल्यू होती है। तो हो जाएगा आर नॉट का क्यूब ए की पावर 1/3 इनका क्यूब खत्म हो जाएगा, इसे हट जाएगा, कितना आ गया 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट की क्यूब। नाउ यू कैन सी हियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, 3 4 पाई m कांस्टेंट, आर नॉट 1.2 फर्मी मीटर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, इट इज सेम फॉर ऑल। लेकिन ये सिर्फ तभी प्रूफ हुआ ना जब आपने इसको यूज किया, और यही तो ये लिखा हुआ है कि जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। तो यानी कि यार असर्शन को तो यही प्रूफ कर रहा है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और यही इसे एक्सप्लेन कर रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा लगाने वाला हूं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हेन सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद डोनर इंप्योरिटी, एंड डोनर का मतलब हो रहा है आपने पेंटावलेंट इंप्योरिटी डाल दी बेटा, क्या डाल दी है, पेंटावलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावलेंट इंप्योरिटी डालते ही सर आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और होल कम हो गए। ये क्या कह रहा है कि होल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। सही कह रहा भाई, असर्शन ठीक लिखा है, असर्शन क्या लिखा है, ठीक लिखा है। रीजन क्या लिखा है, अ डोनर इंप्योरिटी इज एन एटम विद अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 5 ऑलवेज। हाँ ठीक है, तो क्या ये कोई स्टेट रीजन है ये, तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी सही। अगला सवाल, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द टेंपरेचर। हाँ वी नो दैट, नहीं कम होती है बे, रेजिस्टिविटी टेंपरेचर के साथ साथ डिक्रीज होती है सर, ठीक है सर। लिखा था एटम ऑफ अ सेमीकंडक्टर वाइब्रेट। अच्छा क्यों होती है, अगर आपको याद हो रो का फॉर्मूला हुआ करता था m अपॉन में ne स्क्वायर टाउ। तो अगर आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो आपकी नंबर डेंसिटी बढ़ती थी और रो घटता था, ये इसका सही रीजन था। इसने रीजन क्या लिखा हुआ है, द एटम ऑफ अ सेमीकंडक्टर वाइब्रेट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एट अ ग्रेटर टेंपरेचर। अबे बकवास है, लिखना क्या चाहिए था कि when temperature is increased more number of electron will jump from a valence band to conduction band। जब हीट करते हो ना तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है। सर ये पढ़ाया आपने कहीं पे, मैंने यूट्यूब पे भी सेमीकंडक्टर पढ़ाया था 3 दिन पहले, उसमें पूरा थ्योरी पढ़ाया है इसका। सेमीकंडक्टर तो बेटा तुमने अगर वहां से कर लिया ना, और तुमने एमईक्यू कर लिया और एमसीक्यू कर लिया, तेरा 7 में से 1 नंबर नहीं काट सकता कोई, गारंटी देके बोल रहा हूं ये बात। तो जब हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी घटती है। ये पता नहीं क्या आंसर बके जा रहा है, लेकिन अपन असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। आंसर क्या मार्क करने वाले हैं, आंसर मार्क करने वाले हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, तो सॉरी ऑप्शन डी मार्क करने वाले हैं। डी क्यों, बिकॉज ये भी तो गलत दे रखा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना बेटा। तो यहां तक मैंने आप लोगों को असर्शनिज्म के क्वेश्चंस कराए हैं। और देखो ऐसा है, मैंने इसलिए कराए कुछ क्वेश्चन, ये कुछ मेरे ख्याल से 20 ये थे और 2-3 एक्स्ट्रा थे, 24-25 क्वेश्चन इसलिए कराए थे कि आपको थोड़ा पता चल जाए कैसे करना है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ इंस्टाग्राम के बायो लिंक में पड़ी है, वहां से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट है तो इस कमेंट में मुझे बताओ, मैं इस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।